नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज में। हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार किए साझा। एनसीसी के महत्व पर दिया जोर, कहा विकसित भारत में है युवाओं की बड़ी भूमिका। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गौरैया के संरक्षण की अपील की। उत्तर प्रदेश के संबल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बिगड़े हालात, भीड़ ने किया पुलिस पर पथराव। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस का किया प्रयोग। महाराष्ट्र और झारखंड सरकार गठन की कवायद शुरू। महाराष्ट्र में आज हो सकती है महायुति की अहम बैठक। रांची में हेमंत सोरेन के आवास पर इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। और जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा किया। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी का भी जिक्र किया है। जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी में युवाओं की बढ़ती भागीदारी का जिक्र किया। देश में बढ़ती एनसीसी कैडेट्स की संख्या पर अपने विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़ने का आह्वान किया। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब करीब 40% हो गई है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से राजनीति में आगे आने का भी आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग पहल के जरिए बिना राजनीतिक परिवेश वाले युवाओं से देश की राजनीति से जुड़ने की बात कही। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां के संबल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान आज जमकर बवाल कटा। सर्वे करने जब टीम पहुंची तो हालात बेकाबू हो गए। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालांकि पत्थरबाजी और झड़प के बीच अदालत द्वारा नियुक्त किए गए जो सर्वे टीम है उसने जामा मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे का काम पूरा किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने के बाद बीती 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था। मस्जिद के सर्वे के लिए आज भी टीम पहुंची, तभी बवाल हो गया। तो यूपी के संभल में जमकर बवाल कटा है। जो जामा मस्जिद को लेकर सर्वे हुआ उसकी वजह से पत्थरबाजी की गई है, इसीलिए वहां पर हालात बेकाबू। न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। और सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने संभल घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ जामा मस्जिद का सर्वे का काम पूरा हो चुका। अब एडवोकेट कमिश्नर 29 नवंबर तक कोर्ट में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभल की घटना पर कहा कि कोर्ट के आदेश के पालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। माननीय न्यायालय के आदेश पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल की घटना पर कहा कि ये देश के लोकतंत्र पर हमला है और इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश में ये जिहादी आंदोलन कि वो लोकतंत्र को खत्म करके सरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ गए हैं। विकास, जब सब कुछ कानून के हिसाब से हुआ, यानी वो सर्वे कानून के संरक्षण में किया गया, उसके बाद फिर हंगामा क्यों बरप रहा है संभल में? देखिए, तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जो समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं जैसे अराजक तत्वों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। जब वहां पर सर्वे हो रहा था, सर्वे का काम हो रहा था, वहां पर पथराव की कोशिश की गई, आगजनी की गई और उसके बाद पुलिस को हल्का बल महसूस करना पड़ा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि तमाम सारी फुटेज वहां पर जो मौजूद थी उस समय की सीसीटीवी कैमरे, साथ साथ जो वीडियोग्राफी की गई है, उन सब में उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद उन पर एनएसए तक की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि निश्चित रूप से ये जो पूरी कार्रवाई हो रही थी, ये कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद हो रही थी। वहां पर इससे पहले जब सर्वे की टीम पहुंची थी वहां पर, तो तब काम पूरा नहीं हो पाया था। इसलिए आज एक बार फिर से टीम पहुंचती है और इस टीम को अपने काम को पूरा करती है। अब फिलहाल सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखते हैं तो
तमाम सारे लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई थी, हिंदू पक्ष की तरफ से जो अपील डाली गई थी, उसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया था और अब 29 तारीख को एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा वहां पर इस जो सर्वे किया गया है, ये क्या क्या पाया गया है, जो वीडियोग्राफी कराई गई है, जो फोटोग्राफी कराई गई है, उन सबके आधार पर जो सारे तथ्य आएंगे वो 29 तारीख को कोर्ट में पेश किए जाएंगे। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई चलेगी। लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो वो तमाम सारे लोग थे जो वहां पर बवाल काटे और जिस तरीके की घटना को उन्होंने अंजाम दिया, निश्चित रूप से निंदनीय है। क्योंकि कोर्ट के काम, सरकारी काम में दखल देने का कोई मतलब नहीं होता है। ये तमाम सारे लोग वो हैं जो कानून को ना मानने वाले लोग हैं। क्योंकि कानून तो संविधान से चलता है और ये लोग अपनी बात जबरन दबंगई के द्वारा अगर स्थापित करना चाहते हैं, काम को रोकना चाहते हैं, कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश की कार्रवाई को रोकना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन सब लोगों पर विकास, अगर जो ये शांति व्यवस्था की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए जिस तरह यहाँ पत्थरबाजी हुई है और उपद्रवियों ने कई वाहन जलाए, जिस पर साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि उनकी पहचान होगी तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इसी बात के डर की वजह से संभल में कई ऐसे सपा सांसद हैं जिन्हें पाबंद किया गया था। उसे हम चाहते हैं कि आप समझाएं कि आखिरकार क्या वजह रही और ये पूरा जो मामला है ये है क्या। देखिए, ये मामला ये है कि वहां पर जो शाही जामा मस्जिद इस समय स्थापित है, हिंदू पक्ष की मान्यता ये है कि वहां पर 1529 से पहले वहां हरिहर नाथ का मंदिर था, वहां भगवान विष्णु की पूजा होती थी वहां पर। और ये बात कई ग्रंथों में इस बात का जिक्र है, स्वयं बाबरनामा में भी इसका जिक्र है, उसके ट्रांसलेट वर्जन में इस बात का जिक्र किया गया है कि वहां पर बने उस मंदिर को ढहाया गया, उसके बाद वहां पर शाही जामा मस्जिद की स्थापना की गई। इन सारे मसलों को लेकर जब हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा तो वहां पर कोर्ट के द्वारा कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया गया है और खासतौर से ये सर्वे के बाद अब आधार बनेगा कि आगे एएसआई के सर्वे कराने की जरूरत है, वो किस तरीके का वो कब आदेश दिया जाएगा। निश्चित रूप से जब ये रिपोर्ट दाखिल होगी उसके बाद आगे की कार्रवाई कोर्ट तय करेगी। उसके बाद जो तथ्यात्मक प्रमाण आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जो वहां मौजूद है वह आना चाहिए, साइंटिफिक रूप से लोगों को अब जांच होनी चाहिए। क्योंकि अब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, अब वो समाज नहीं रह गया है कि आप आए कुछ ढहा के चले गए और आप जा नहीं सकते हैं वहां पर। अब संवैधानिक रूप से एक प्रक्रिया होती है, अगर कोई किसी की डिमांड है कानूनी रूप से वो मांग सकता है कोर्ट के समझ, कोर्ट उसको सुनेगी और उसके अनुसार कोर्ट ही निर्देश देगी, कानून सम्मत निर्देश देगी, संविधान सम्मत निर्देश देगी। लेकिन ये सारे वो तमाम लोग हैं जो अपनी बातों को जबरन मनवाना चाहते हैं या इसके साथ साथ समाज में विद्वेष कर अपना राजनीतिक लाभ पाना चाहते हैं, समाज को बांट के जो इनको लाभ मिलता है, कुछ लोगों को समुदाय के बीच में विद्वेष पैदा करना, राजनीतिक मंशा भी हम आपसे समझेंगे विकास, बिल्कुल विकास समझेंगे आपसे, लेकिन आपको रोकना चाहूंगी। हम एक बार क्रोनोलॉजी समझते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा विवाद है जिसके बारे में अभी जानकारी विकास भी दे रहे थे ग्राफिक्स के जरिए, आखिर ये है क्या। तो संभल में बवाल, उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा के बाद अगर हम देखें तो संभल का जो शाही जामा मस्जिद है वो विवादों में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जगह पहले श्री हरिहर मंदिर था। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये जो पूरी जगह थी ये श्री हरिहर मंदिर की थी और बाबर ने 1529 में तुड़वा कर यहाँ मस्जिद बनवाया। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन है। अगर हम देखें इस पूरे मामले की, मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का भी दावा किया जा रहा है और ये सबसे बड़ी वजह है। अगर हम देखें जहाँ इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बवाल सामने उठकर सामने आया और पुराने नक्शे के आधार पर, जो पुराना नक्शा था उसके आधार पर यह दावा किया गया है। मुस्लिम बहुल शहर के केंद्र में एक ऊंचे टीले पर बनी शाही जामा मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने अधिकतर हिंदू लोग रहते हैं और पिछली दीवार के चारों तरफ मुस्लिम बहुल आबादी है। 19 नवंबर 2024 को अदालत में मुकदमा दायर किया गया। मुकदमे के बाद धर्मस्थल को लेकर कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ। 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष ने 2 किताब और एक रिपोर्ट को आधार बनाया। बाबरनामा, आईने अकबरी किताब और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक 150 साल पुरानी रिपोर्ट शामिल की गई, जिसमें संभल की सिविल कोर्ट ने 1 हफ्ते में कोर्ट कमिश्नर से सर्वे को लेकर रिपोर्ट मांगी। अब इस आदेश के खिलाफ जामा मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में अपील दाखिल की। मुस्लिम पक्ष का दावा कि मस्जिद मुगल काल में बनवाई गई और ये ऐतिहासिक धरोहर है।
विवाद के कारण न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और मस्जिद का सर्वेक्षण करवाया गया। 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे किया। मामले पर अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है और करीब 2 घंटे तक चले सर्वे के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। सर्वे में पूरी कार्रवाई की तस्वीरें ली गई और वीडियो भी बनाए गए और सर्वे की जानकारी के बाद स्थानीय सांसद जिया उर रहमान बर्क के साथ कई मुस्लिम नेता मस्जिद पहुंचे। मस्जिद समिति का कहना है कि उन्हें मुकदमा दायर होने की कोई जानकारी नहीं दी गई और अब अदालत के आदेश के बाद ही जिला पुलिस और प्रशासन की तरफ से सर्वे को लेकर जानकारी दी गई है। तो ये लब्बो लुबाब है संभल में बवाल को लेकर, जहां जिस जगह पर ये मस्जिद है वो श्री हरि मंदिर की थी विकास, लेकिन ये भी कहा जा रहा है सवालों के घेरे में कि भाई आनन फानन में ये 2 सर्वे कराए गए क्योंकि सर पर तलवार लटकी है कि भाई 29 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करना है, इसलिए कई तथ्यों की अनदेखी की जा रही है, ऐसा दूसरे पक्ष का कहना है। देखिए, दूसरे पक्ष का जो कहना है वो बात अपनी कोर्ट के समझ कर सकता है, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उन्हीं को पूरा किया जा रहा था। सर्वे का काम जब अधूरा रह गया था पहली बार, तो उसको आज पूरा किया जा रहा है। क्योंकि उस समय विष्णु शंकर जैन ने बताया भी कि उस समय जब अंधेरा हो गया था, अंधेरा हो जाने के कारण उनका काम उस दिन पूरा नहीं हो पाया था, जिसको आज पूर्ण कर लिया गया है। तो रही बात इस पूरे मामले में जिस तरीके से लोगों को भड़काया गया वहां पर, इसको कई चीजों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। आकांक्षा, हम अगर बात करें कल की ही बात करें, ये जो संभल इलाका है, संभल पार्लियामेंट्री जो लोकसभा आती है, वहां की सीट खाली होती है। वहां की सीट पे एक सीट होती है कुंदरकी में कल भारतीय जनता पार्टी जहां की बात करते हैं वहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी 90,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतती है और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत तक नहीं बचती है। ये आप बात समझने वाली कोशिश होगी कि अचानक ही क्यों आज पथराव हुआ, अचानक ही क्यों आगजनी हुई। तो इसको संदेह के रूप में तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि कई चीजों से जोड़कर भी देख रहे हैं। उन लोगों को लगा कि तमाम सारे लोग जब एक साथ रहकर वोट कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी कई खबरें ऐसी आ रही हैं, बांटने का भी प्रयास किया आप हमारे साथ बने हुए हैं। मैं ये अपनी समझ के लिए समझना चाह रही हूँ, क्योंकि पुलिस पर पत्थर जो फेंके गए उसमें कई नकाबपोश भी शामिल थे और ये सवाल भी सियासी गलियारों में आ रहे हैं कि भाई भीड़ को उकसाया गया तो वो उकसावन या फिर वो उकसावा देने वाले लोग कौन थे, और इसकी तथ्यात्मक जांच होनी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी तस्वीर नहीं है। बिल्कुल, हम जब सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, एक रहने की बात करते हैं, तो पूरे 140 करोड़ पूरे भारतवासियों की बात की जाती है। और यहाँ पे जब एकाएक वो लोग अगर कोई निर्णय लेते हैं, किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो तमाम लोगों को अपनी राजनीति पे खतरा नजर आने लगता है, अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगता है। सबसे बड़ी बात, आंचल, इस टाइमिंग की बात मैं कह रहा हूँ, ये टाइमिंग है। कल ही शाम को जब ये घटना होती है, उसी के बगल में इस घटना को अंजाम दिया जाता है, आगजनी करवाई जाती है, पत्थरबाजी की जाती है पुलिस के ऊपर। हालांकि पुलिस ने उस पूरे घटना पर काबू पा लिया है, वहां पर स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है वहां पर, और सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन इस घटना को अंजाम देने से पहले उस घटना को करवाने वालों की मंशा जरूर भांपी जा सकती है, जिसका अंदाजा लोग लगा रहे हैं। राजनीतिक मायने भी इसके कई हो सकते हैं, इसके अपने अपने फायदे हो सकते हैं। तमाम सारे रसूखदार वहां पर लोगों को अपने साथ ही जोड़कर रखना चाहते हैं, अपना बंधुआ मजदूरी बनाना चाहते हैं। कि हम आमतौर पे देखते हैं कि ये ऐसे लोग, जो लोग भड़काते हैं, जो लोग वहां पहुंचते हैं, वो तमाम सारे लोग आम होते हैं, उनका कोई उससे हित लाभ नहीं होता है। उनको भावनाएं, उनकी छोटी छोटी चीजों में जो है कह रहे हैं आहत करवाने की कोशिश की जाती है। जो सामान्य रूप से अपनी जिंदगी जीकर अपने परिवार, अपने समाज का विकास कर सकते हैं, उनके हाथ में पत्थर थमाने का जो काम करते हैं, निश्चित रूप से वो लोग बड़े दोषी हैं और उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कि वहां के पुलिस अधीक्षक ने कहा भी है कि चिन्हित करवाया जा रहा है लोगों को, वहां की फुटेज खंगाली जा रही है, और साथ साथ जब उन लोगों से पड़ताल होगी तो उन सारे नाम सामने आ जाएंगे जो इन लोगों को वहां एक जगह एकत्रित करने की बात किए, जिनके हाथों में पत्थर दिए, जिनसे आग लगवाई थी। उन लोगों पर कार्रवाई जरूर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान और कोर्ट को मानना, कोर्ट के निर्देश को मानना, ये हम सबका कर्तव्य होता है, हर भारतवासी का कर्तव्य होता है। बिल्कुल, और संभल में खास तौर पर जो ये
पत्थरबाज हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिन्हें उकसाया गया, उन्हें संभल कर रहने की ज़रूरत है पुलिस के एक्शन के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए टीवी न्यूज़। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली भारी कामयाबी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आज इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हो रही है, जिसमें माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन को नेता चुना जाएगा। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में नई सरकार की गठन की जो कवायद है उसे लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन यानी इंडी गठबंधन ने 81 विधानसभा सीटों में से 56 हासिल की। गठबंधन ने बहुमत से 15 सीटें ज्यादा जीती। अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 34 सीटें आईं। कांग्रेस ने 16, RJD ने 4, CPI माले ने 2 सीट अपने नाम की। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद में सर्वदलीय बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश, BJD सांसद सस्मित पात्रा, MDM के सांसद वाइको समेत तमाम पार्टियों के नेता बैठक में मौजूद हैं। संसद का शीतकालीन सत्र कल 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। और अब बात पहाड़ों पर बर्फबारी को लेकर, जिसकी वजह से कई इलाकों में ठंड बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू समेत कई पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई। कश्मीर के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर तेज हुई। पर्यटन बढ़ने से होटल कारोबारी खुश नजर आ रहे हैं। और कश्मीर के सोनमर्ग और हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं बर्फबारी। सूरा सू पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत। गुरु तेग बहादुर जी, जिनकी मानवता और धर्म की रक्षा के लिए हम उनको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनके ज्योति ज्योत दिवस यानी शहीदी दिवस पर समाज में एकता को बढ़ावा देने वाले इस आध्यात्मिक मार्गदर्शक और सच्चे देशभक्त के रूप में उन्हें याद किया जाता है। देखिए उनसे जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। आज 24 नवंबर का दिन है। आज ही के दिन गुरु तेग बहादुर जी ने देश के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनकी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। क्यों कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर? आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। साधन हेत इत जिन करी, शीस दिया पर सिर न उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 21 अप्रैल 1621 में अमृतसर में गुरु हरगोविंद साहब के
5वें पुत्र के रूप में हुआ। महज 14 वर्ष की आयु में मुगलों के साथ हुए युद्ध में इनके पराक्रम को देखकर गुरु हरगोविंद साहब ने इनका नाम तेग बहादुर रख दिया। सन 1664 में गुरु हरकृष्ण साहिब जी की ज्योति ज्योत में समाने के बाद सिखों के 9वें गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर जी को गुरु द गद्दी सौंप दी गई। गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी को गुरु द गद्दी सौंपकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए उनके मंदिर जो औरंगजेब गिरा रहा था और जिन्हें उतार रहा था, उन्होंने शहादत दी चांदनी चौक दिल्ली में आकर। और उनकी जो शरीर था, बॉडी था, वो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का धड़ जिसको बोलते हैं, वो इसी जगह पे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो आप सुशोभित है आप देख रहे हैं, धड़ का संस्कार भाई लखी शाह वनजारा ने अपने घर पे रख के किया था। और उनका शीशगंज गुरुद्वारा है, वहाँ से वो पंजाब की धरती अनंतपुर साहब पहुँचा था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी के सामने औरंगजेब ने उनके सभी साथियों को शहीद करवाने के बाद दिल्ली के चांदनी चौक पर 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटकर उन्हें शहीद कर दिया। एक और आताताई और अत्याचारी मुगल थे जो भारत के समाज का धर्म परिवर्तन के लिए आमादा थे। वहीं दूसरी ओर अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाले गुरु तेग बहादुर जी थे, जिन्होंने मदद मांगने वालों के पक्ष में अपना बलिदान कर दिया, देश की संस्कृति और धर्म के लिए अपना शीश तक न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान गुरु और महान बलिदानी गुरु के लिए कहा जाता है, जय मरे दीन के हेत सूरा सोई, पुरजा पुरजा कट मरे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं डॉक्टर सोया शर्मा, टीजी न्यूज़ दिल्ली। और इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी का सिमरन नवनिधि घर लाने के लिए किया जाता है। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।